क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में कदम रखते ही सभी का ध्यान अपनी ओर कैसे खींच लेते हैं? ऐसा क्या खास होता है उनकी पर्सनालिटी में? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पहचानें, आपकी बात ध्यान से सुने और आप हर जगह आत्मविश्वास के साथ खड़े हो? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकती है, जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो जगदीश वांदिले सर द्वारा लिखी गई है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी ही आपकी असली पहचान है। ये केवल आपकी बाहरी छवि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपके विचार, व्यवहार, बोलने का तरीका और दूसरों से जुड़ने की क्षमता भी शामिल होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, ये हम 5 पॉइंट में समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। एक अच्छा व्यक्तित्व आपको भीतर से मजबूत बनाता है, जिससे आप किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास से काम कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रभावशाली संवाद कौशल्य। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको बेहतर तरीके से अपनी बात रखने और दूसरों से जुड़ने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट है, पेशेवर उन्नति। एक प्रभावी व्यक्तित्व से आपको नौकरी, व्यवसाय और करियर में तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। चौथा पॉइंट है, सकारात्मक दृष्टिकोण। यह आपको जीवन की चुनौतियों को सकारात्मक रूप से सामना करना सिखाता है। पांचवा पॉइंट है, कठिन परिस्थितियों को संभालना। एक बेहतर व्यक्तित्व के साथ आप तनावपूर्ण स्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। इसी को ध्यान रखते हुए इस किताब के लेखक जगदीश वांदिले जी कहते हैं, पर्सनालिटी जन्मजात नहीं होती, इसे समय के साथ गढ़ा जाता है। इस ऑडियो बुक के साथ हम आपको व्यक्तित्व विकास के उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराएंगे जो आपको एक आत्मविश्वास से भरपूर और प्रेरणादायक व्यक्ति बनाएंगे। याद रखें, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप सुन रहे हैं हमारी ऑडियो बुक का पहला अध्याय, प्रेजेंटेशन स्किल यानी प्रस्तुतिकरण की कला। इस अध्याय में हम जानेंगे किसी भी विषय को प्रभावशाली तरीके से पेश करने के लिए किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं पहला अध्याय, प्रेजेंटेशन स्किल। गुड प्रेजेंटेशन टिप्स 5PS मॉडल। 5PS मॉडल का मतलब है, फर्स्ट P फॉर प्लानिंग, सेकंड P फॉर प्रिपरेशन, थर्ड P फॉर प्रैक्टिस, फोर्थ P फॉर प्रेजेंटिंग फुल्ली, फिफ्थ P फॉर पॉजिटिवली। अब एक एक पहलुओं को हम विस्तार से समझते हैं। प्लानिंग, सोचिए आप क्या और कैसे बताएंगे। शुरुआत करने से पहले 3 चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। पहला, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। दूसरा, कैसे बताऊंगा। तीसरा, क्या श्रोता को मैंने वो सब बताया जो मैं बताना चाहता था। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको क्या उम्मीद है कि श्रोता आपकी प्रस्तुति के बाद क्या करेंगे। प्रिपरेशन, पूरी तैयारी करें। दोस्तों, बिना तैयारी के प्रेजेंटेशन देने का मतलब असफलता को निमंत्रण देना है। ध्यान रखें, पहला कंटेंट, आप क्या बोलने वाले हैं। दूसरा फैक्ट्स, जो भी बोले वो तर्कसंगत और सटीक हो। तीसरा इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी जुटा कर जाए। कमी रह गई तो श्रोता आपकी गलती पकड़ लेंगे। प्रैक्टिस, अभ्यास है सफलता की कुंजी। एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए कम से कम 15 से 20 बार अभ्यास करें। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी। रिमेंबर, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। प्रेजेंटिंग फुल्ली, स्टेज पर हमेशा आत्मविश्वास के साथ चले। प्रेजेंटेशन के दौरान एक जगह खड़े ना रहे, हल्का मूवमेंट करें, लेकिन ध्यान रखें मूवमेंट ज़्यादा तेज ना हो और कभी भी अपनी पीठ ऑडियंस को ना दिखाए।
ये प्रेजेंटेशन का एक महत्वपूर्ण नियम है। पॉजिटिविटी। जब आप प्रेजेंट करने जाए तो अपने दिमाग में ये सोच कर जाए कि श्रोता आपकी बात समझेंगे, स्वीकार करेंगे और सराहेंगे। ये सोच आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगी। डिलीवरी। प्रेजेंटेशन की आत्मा। यदि डिलीवरी सही नहीं हुई तो पूरी प्रेजेंटेशन बेकार हो सकती है। बोलते वक्त रुक रुक कर या अटक कर ना बोले। श्रोताओं का ध्यान खींचने के लिए शुरुआत में एक छोटा सा किस्सा या चुटकुला सुनाना अच्छा रहता है। कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज। आपके चेहरे की मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखें, लेकिन ध्यान रखें कि किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा देर तक ना देखें। रिलीवेंस। विषय की उपयोगिता बताएं। ऑडियंस को ये बताना जरूरी है कि आपका विषय कितना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी बेहतरीन पेन की बात कर रहे हैं तो समझाएं कि वो लंबे समय तक चल सकता है और उपयोगी क्यों है। दोस्तों, एक अच्छी प्रेजेंटेशन आपको न सिर्फ कामयाबी दिलाती है बल्कि रिश्ते भी बनाती है। किसी ने सही कहा है, रिलेशनशिप लीड्स टू रेवेन्यूज, रिलेशनशिप लीड्स टू एवेन्यू। तो अपनी प्रस्तुति की कला को निखारिए और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाइए। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के दूसरे अध्याय की ओर। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी खुद पर भरोसा, अपनी क्षमताओं को पहचानना और खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। मशहूर अभिनेत्री ब्लेक लाइवली ने कहा, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन वियर इज कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास से बढ़कर कोई खूबसूरती नहीं। यह हमारे जीवन के हर पहलू, निजी रिश्ते, प्रोफेशनल लाइफ, समाज में छवि और व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है। आप समझते हैं कि आत्मविश्वास क्यों जरूरी है और इसे कैसे बढ़ाया जाए। कॉन्फिडेंस और डर, लेस फियर एंड एंजाइटी। जब आपके भीतर आत्मविश्वास होता है तो आप नकारात्मक सोच और डर पर काबू पा सकते हैं। उदाहरण, अगर आपको एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना है लेकिन डर लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यह आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। लेकिन अगर आप सोचे मैंने अच्छी तैयारी की है, मैं यह कर सकता हूँ, तो आपका डर दूर हो जाएगा और आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें। हर छोटे प्रयास को सफलता के रूप में देखें। सकारात्मक बातें खुद से दोहराएं, जैसे आई कैन डू इट। नाकामयाबी को कैसे स्वीकारें? फेस फेल्यूर विद ग्रेस। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि यह है कि आप असफलता से सीखकर आगे बढ़ेंगे। उदाहरण, अगर किसी कारण से आपकी नौकरी चली गई तो डिप्रेशन में जाने की बजाय खुद से पूछे, गलती कहाँ हुई, मुझे क्या सीखना चाहिए। आत्मविश्वासी लोग हर असफलता को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। खुद को कैसे मोटिवेट करें? पिछली उपलब्धियों को याद करें। जो आप पहले कर चुके हैं वह भविष्य में भी कर सकते हैं। लक्ष्य तय करें, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। खुद को सकारात्मक माहौल में रखें। रिश्तों में आत्मविश्वास, इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। आत्मविश्वासी लोग दूसरों के सामने खुद को कमतर महसूस नहीं करते। वे अपनी बात खुलकर रखते हैं और दूसरों के सामने सहज महसूस करते हैं। कैसे सुधारें? दूसरों से तुलना करना बंद करें। अपनी खूबियों को पहचानें। बातचीत में ज़्यादा झिझक महसूस न करें। निष्कर्ष, आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो दुनिया में कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती। Your success will be determined by your own confidence. अब से आत्मसंदेह छोड़िए, खुद पर विश्वास रखिए और अपनी जिंदगी को नए आत्मविश्वास के साथ जीने की शुरुआत कीजिए। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के तीसरे अध्याय की ओर, यानी टफ सिचुएशन, यानी
कठिन परिस्थितियाँ। जिंदगी हमें मुश्किल हालातों में डालती है, लेकिन हम उन हालातों को कैसे देखते हैं यही हमारी सफलता तय करता है। जब आप समस्या पर ध्यान देते हैं तो लक्ष्य खो देते हैं। जब आप लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो समस्या पीछे छूट जाती है। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, जैसे समस्या भी और लक्ष्य भी। लेकिन याद रखिए, या तो आप समस्या देखेंगे या लक्ष्य। जैसे अगर आपके सामने एक हाथ है, अगर आप हाथ पर ध्यान देंगे तो सामने कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप सामने देखेंगे तो हाथ गायब हो जाएगा। तो आपका फोकस कहाँ है? हर नकारात्मक घटना के पीछे एक सकारात्मक संदेश छिपा होता है, लेकिन क्या हम उसे ढूंढ पाते हैं? आपके विचार मन में उलझे रहते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें कागज पर नहीं लाते, वे एक्शन में नहीं बदलते। अब 3 बातें समझिए। पहली, चीज़ों को उनकी असली स्थिति से बदतर मत देखिए। दूसरी, चीज़ों को उनकी असली स्थिति में देखिए। और तीसरी, चीज़ों को उनकी असली स्थिति से बेहतर देखना सीखिए। और हम इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन, और यही सबसे शक्तिशाली चीज़ है। एक ही घटना लेकिन 2 अलग अलग दृष्टिकोण। किसी कारण से पिता की मृत्यु हो जाती है तो पहला बेटा कहता है मैं बर्बाद हो गया, तो दूसरा बेटा कहता है मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। यह सब घटना पर नहीं बल्कि आपकी व्याख्या पर निर्भर करता है। अगर आप कोई स्किल नहीं सीख पा रहे हैं तो एक व्यक्ति कहेगा मैं इसे नहीं सीख सकता, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा यही स्किल मैं सीख कर दिखाऊंगा। याद रखिए, घटना में ताकत नहीं है, आपकी इंटरप्रिटेशन में ताकत है। तो कैसे बनाएं एक सशक्त इंटरप्रिटेशन? पहला कदम, अपनी जिंदगी का कोई एक घटना लिखिए जिसने आपको परेशान किया। बिजनेस लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ। दूसरा कदम, उस घटना में छिपे 3 पॉजिटिव मैसेज ढूंढिए। पहला, मनोवैज्ञानिक सीख। दूसरा, भावनात्मक सीख। और तीसरा, नजरिए में बदलाव। याद रखिए, इंटरप्रिटेशन ही गेम चेंजर है। अगर इंटरप्रिटेशन बेहतर होगा तो एक्शन भी बेहतर होगा। अब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से बदलाव होगा। एक्शन प्लान सिर्फ मानसिक बदलाव नहीं बल्कि शारीरिक बदलाव भी करे। मानसिक और शारीरिक संयोजन ही आपको ताकत देगा। अपने विचारों को लिखें ताकि वे सिर्फ सोचे जाने वाले विचार न रहे बल्कि एग्जीक्यूशन प्लान बन जाए। याद रखिए, जिंदगी पढ़ने से नहीं बदलेगी, उतारने से बदलेगी। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 4थे अध्याय की ओर, यानी वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन यानी आपकी आवाज़ आपकी पहचान। वॉइस मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है? यह सिर्फ आपके आत्मविश्वास को नहीं दर्शाता बल्कि प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली बनाता है और आपके श्रोताओं में विश्वास पैदा करता है। यह किन किन जगहों पर मदद करता है? स्पीच और प्रेजेंटेशन। आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव आपके शब्दों को ज़्यादा असरदार बनाता है, ऑडियंस में विश्वास जगाता है। जब आपकी आवाज़ प्रभावशाली होती है तो लोग आपके विचारों को गंभीरता से लेते हैं। अनसर्टेनिटी दूर करता है। सही वॉइस मॉड्यूलेशन से लोग आपके विचारों को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं। आपकी आवाज़ सिर्फ एक साउंड नहीं बल्कि आपकी पहचान होती है। सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना सीखें और अपने प्रभाव को बढ़ाएं। सर्वेलेंस, आवाज़ आपको सतर्क बनाती है। क्या आपने कभी सिर्फ आवाज़ सुनकर किसी के मूड का अंदाज़ा लगाया है? जैसे बॉस की आवाज़ सुनकर पता चल जाता है कि वे गुस्से में हैं या नहीं। फ़ोन पर बात करते हुए सामने वाले के इमोशन को समझ सकते हैं। सड़क पर हॉर्न या आसपास की हलचल से खतरे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यही है वॉइस मॉड्यूलेशन का कमाल। आपकी आवाज़ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और सतर्क रहने के लिए भी होती है। वॉइस मॉड्यूलेशन से मिलती है अपॉर्चुनिटीज़। कई बार आपकी आवाज़ ही आपको नए अवसर दिला सकती है। आपकी
प्रभावशाली आवाज से संभावित नियोक्ता, पोटेंशियल एम्प्लॉयर प्रभावित हो सकते हैं। घर या ऑफिस में आपको किसी इवेंट के एंकरिंग करने का मौका मिल सकता है। रेडियो, पॉडकास्ट या वॉइस ओवर जैसे करियर में आपकी दमदार आवाज आपको सफलता दिला सकती है, यानी आपकी आवाज आपके लिए मौके बना सकती है। सी फैक्टर आपकी आवाज को बेहतर बनाने के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है। कनेक्ट, आवाज के जरिए श्रोताओं से जुड़े। एक्सप्रेस, शब्दों से ज्यादा आपकी आवाज बोलती है। इन्हांस, सही टोन से आप अपनी बात को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। अब सवाल उठता है, वॉइस मॉड्यूलेशन को कैसे बेहतर बनाएं? आवाज को प्रभावशाली बनाने के 5 तरीके। तो पहला है पिच, बी लाउड एंड क्लियर। आवाज की पिच बहुत मायने रखती है। माइक पर बोलते समय आवाज को नेचुरल रखें। जरूरत से ज्यादा जोर से बोलने पर आवाज कट सकती है। कम श्रोताओं के सामने बोल रहे हैं तो उनके अनुसार अपनी आवाज को एडजस्ट करें। नो ट्रेन टू कैच, ठहराव बहुत जरूरी है। बिना रुके जल्दी जल्दी बोलना आपकी स्पीच को कमजोर बना सकता है। ठहराव से आपके शब्दों को ज्यादा वजन मिलता है और सुनने वाले को समझने का समय भी मिलता है। सोच समझकर बोलने के लिए बीच बीच में पॉज ले। स्ट्रेस ऑन पावरफुल वर्ड्स, असरदार शब्दों पर जोर दे। कुछ शब्दों पर जोर देना जरूरी होता है ताकि वे ज्यादा प्रभावशाली बने। बीच बीच में पॉज और पंचेस का इस्तेमाल करें ताकि स्पीच आकर्षक बने। वेरिएशन, उतार चढ़ाव जरूरी है। एक जैसी सपाट आवाज से श्रोता बोर हो जाते हैं। इमोशन, एंगर, एक्साइटमेंट, इन सब का संतुलित उपयोग आपकी बात को ज्यादा प्रभावी बनाता है। रोजाना अभ्यास करें। रोजाना अभ्यास से आपकी आवाज में बेहतरीन मॉड्यूलेशन आ सकता है। एक्सप्रेशन, आवाज में भावनाएं झलकनी चाहिए। अगर आप खुशी की बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज और चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। गंभीर बात के समय आपकी आवाज में गंभीरता होनी चाहिए। आपके हाव भाव आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन को बेहतर बनाते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन को बेहतर बनाने के लिए 6 एक्सरसाइजेज। पहला, रीड लाउड, जोर से पढ़ें। किसी कहानी को जोर से पढ़ें, रिकॉर्ड करें और खुद सुने। इससे आपके शब्दों का उच्चारण और पिच सुधरती है। चू ईच वर्ड, हर शब्द को ठीक से बोले। धीरे धीरे और स्पष्ट बोलने की आदत डालें। इससे आपके शब्दों की स्पष्टता बढ़ती है। यॉर्निंग, मांसपेशियों को रिलैक्स करें। यॉर्निंग लेने से गले और चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स होती है। इससे बोलने की क्लैरिटी बेहतर होती है। ब्रीथ इन एक्सरसाइज, सांस लेने की एक्सरसाइज करें। लंबी और गहरी सांस लेने से आपकी आवाज में स्थिरता आती है। प्राणायाम और योग से भी आपकी आवाज बेहतर बन सकती है। गागल, गुनगुने पानी से गरारे करें। बेहतर आवाज क्वालिटी के लिए गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करें। यह आपके गले को साफ और स्पष्ट आवाज देने में मदद करता है। करेक्ट पोस्चर, सही बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। सीधे खड़े होकर या बैठकर बोले। शरीर का झुकाव आपकी आवाज को कमजोर बना सकता है। निष्कर्ष, वॉइस मॉड्यूलेशन सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक पावर है जिससे आप अपने शब्दों को असरदार बना सकते हैं। आपकी आवाज से ही लोग आपके आत्मविश्वास को पहचानते हैं। सही मॉड्यूलेशन से आप अपनी पहचान और प्रभाव दोनों बढ़ा सकते हैं। नियमित अभ्यास से आप अपनी आवाज को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। अ ग्रेट वॉइस isn't just heard, it's felt। तो दोस्तों, आज से अपनी आवाज पर काम करना शुरू करें और अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी बनाएं। तो दोस्तों, आज से ही अपनी आवाज़ पर काम करना शुरू करें और अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी बनाएं। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 5वें अध्याय की ओर।
बॉडी लैंग्वेज, आपकी छिपी हुई भाषा। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना बोले भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं? डेबोरा बुल ने कहा, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी पावरफुल टूल। वी हैड बॉडी लैंग्वेज बिफोर वी हैड स्पीच। यानी बॉडी लैंग्वेज शब्दों से पहले की हमारी भाषा है। नैरेटर, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा गुप्त हथियार है जो आपकी पर्सनैलिटी को निखार सकता है। यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे आपका हाव भाव, शरीर की मुद्रा और हाथों के इशारों और आंखों की हरकतें शामिल होती है। तो आइए इसे 4 हिस्सों में समझते हैं। पहला, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव। आपका चेहरा आपकी भावनाओं का आईना होता है। चलिए इसे करीब से समझते हैं। खुशी यानी हैप्पीनेस, जब आप खुश होते हैं तो आपकी आंखें चमकने लगती है, होठों पर मुस्कान आ जाती है और आपकी पूरी बॉडी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है। दुख, सैडनेस, जब आप उदास होते हैं तो आपका चेहरा मुरझा जाता है, आंखें झुकी होती है और होठ सख्त हो जाते हैं। फोकस, जब आप किसी चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी आईब्रो हल्की झुकी होती है और आपकी आंखें एक बिंदु पर टिकी होती है। अनफोकस्ड, जब दिमाग भटका हुआ होता है तो आपकी नजरें बेतरतीब होती है और आईब्रो थोड़ी सिकुड़ी होती है। दूसरा, हेड एंड नेक सिग्नल, सिर और गर्दन के इशारे। क्या आपने कभी देखा है जब कोई हाँ कहता है तो सिर हिलाता है और ना कहता है तो झटका देता है, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है कि सिर झुकाना आदर और सहमति को दर्शाता है और गर्दन टेढ़ी करके सुनना जिज्ञासा का संकेत है। जनरल बॉडी पोस्चर, शरीर की मुद्रा। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, यह सब कुछ मायने रखता है। आत्मविश्वास से भरी मुद्रा, सीधे खड़े रहना, कंधे पीछे और सिर ऊंचा। अनिश्चित मुद्रा, झुके हुए कंधे, सिकुड़ी हुई बॉडी। चौथा पॉइंट, गेस्चर्स एंड हैंडशेक्स, हाव भाव और हैंडशेक। आपके हाथ आपकी भावनाओं को बयां करने का सबसे बड़ा जरिया होते हुए। मजबूत हैंडशेक आत्मविश्वास दर्शाता है, ढीला हैंडशेक अनिश्चितता दर्शाता है। तेजी से हिलते हाथ उत्साह को दर्शाता है। बंद मुट्ठी और हाथ बांधना डिफेंसिव मूड दिखाता है। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ इशारों की भाषा नहीं, बल्कि यह आपकी सफलता, प्रभाव और आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है। तो अगली बार जब आप किसी से मिले, अपने हाव भाव पर ध्यान दें। आपका शरीर आपकी कहानी खुद बयां करता है। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 6वें अध्याय की ओर, लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट्स, सोच की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है? क्या ये आपके कंट्रोल में है या बस हालात के हिसाब से बह रही है? सच तो ये है कि आपकी जिंदगी की दिशा आपके डोमिनेंट थॉट्स से तय होती है। अगर आपके दिमाग में डर और संदेह हावी है तो आप कदम उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आपके विचारों में विश्वास और हिम्मत है तो कोई भी मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं। इमेजिन कीजिए, अगर आप महीने में सिर्फ 2 दिन पॉजिटिव सोचते हैं और बाकी के 28 दिन निगेटिव, तो इसका असर वैसे ही होगा जैसे आपने 2 दिन हेल्दी खाना खाया और बाकी के 28 दिन जंक फूड। तो सोचिए आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ेगा। कमिटमेंट, संकल्प की ताकत। अक्सर लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है वो हार मान लेते हैं। पर एक विजेता वो होता है जो मुश्किलों में भी अपॉर्चुनिटी देखता है। एटीट्यूड, नजरिया बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। पहला, पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसे लोग हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। ये हर समस्या में सॉल्यूशन खोजते हैं। इनकी प्रेजेंस से दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है। नेगेटिव एटीट्यूड,
ऐसे लोग डल और लो एनर्जी वाले होते हैं। ये हर बात में बहाने बनाते हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होती है। अगर आपको निगेटिव से पॉजिटिव बनना है तो एक सिंपल रूल याद रखिए, ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिविटी। क्या आप सोने की कीमत जानते हैं? अगर आपको 10 ग्राम सोना चाहिए तो 10 टन मिट्टी हटानी पड़ेगी। यही जिंदगी का भी नियम है। मुश्किलों से भागो मत, उनमें से सीखो। हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, अभी करो कल नहीं। काम टालने से आपकी विल पावर कमज़ोर होती है और समय पर करने से मजबूत। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे अपने गोल के करीब ले जाए? काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, जो है उसका शुक्र मनाओ। हम अक्सर सोचते हैं कि कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमें पसंद नहीं करता, क्या हमारे पास नहीं है। पर अगर हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे पास है, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, तो ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। कंटिन्यूस एजुकेशन, खुद को अपडेट करते रहे। सीख, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी अच्छे विचारों और सीखने की ज़रूरत होती है। फाइनल थॉट, याद रखो, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 7वें अध्याय की ओर, जो है एटीट्यूड। आपकी सोच आपकी दुनिया। इमेजिन कीजिए आप एक खिड़की के पास खड़े हैं। बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है, हरियाली, पहाड़, नदियाँ, खुला आसमान। लेकिन अगर आपकी खिड़की धूल से भरी हो तो क्या आपको ये सब साफ दिखेगा? नहीं ना। यही जिंदगी का भी नियम है। दुनिया वैसे नहीं है जैसे वो दिखती है, बल्कि वैसी है जैसे आप उसे देखते हैं। योर विंडो, जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी खिड़की बिल्कुल साफ होती है। उसे कोई डर नहीं होता। वो गिरने के बाद भी हंसता है, फिर खड़ा होता है, और वो किसी से ये नहीं कहता कि मेरे पैर कमज़ोर है, मैं नहीं चल सकता। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, लोगों की आलोचनाएं, नकारात्मक बातें, डर, असफलताएं उसकी खिड़की पर धूल की परत जमा देती है और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। वो हर चीज़ को निगेटिविटी के चश्मे से देखने लगता है। कॉम्प्लीमेंट्स और इनकरेजमेंट से टेम्पोरेरी विंडो साफ होती है, लेकिन असली सफाई आपकी सोच से होगी। तारीफ सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन परमानेंट बदलाव तब आएगा जब आप खुद पर भरोसा करना सीखोगे। वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने नज़रिए को साफ करो और ज़िंदगी को अपनी पोटेंशियल के साथ जियो। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 8वें अध्याय की ओर, गोल सेटिंग। गोल हैज़ 2 टाइप्स, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। गोल क्यों ज़रूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज में 99% लोग गोल सेटिंग ही नहीं करते? कोई उनसे पूछे तुम्हारे गोल लिखे हुए कहाँ है, तो जवाब मिलेगा कहीं नहीं। अब सोचिए, अगर आपको सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी हो तो क्या आप सोते रहेंगे? नहीं, आप 3 बजे उठेंगे, क्योंकि आपका गोल क्लियर है। जब जीवन में कोई मंजिल तय नहीं होती तो हर रास्ता भटकता हुआ लगता है, लेकिन जब एक लक्ष्य होता है तो मुश्किल हालात में भी रास्ते निकल आते हैं। गोल 2 तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, जो 6 महीने से 1 साल में पूरे किए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल, जो 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा समय में पूरे होते हैं। अगर आप सच में तरक्की करना चाहते हैं तो घर जाइए और अपना गोल चार्ट बनाइए। 5 साल में आपको कहाँ पहुँचना है और 10 साल में आपको क्या हासिल करना है। ऊंचा लक्ष्य तय करें। एक तीरंदाज क्या कहता है? सेट अबाउ द मार्क, निशाने से ऊपर मारो, क्योंकि तीर को वहां तक पहुंचते पहुंचते गुरुत्वाकर्षण नीचे गिरा देती है।
यानी अगर आपका लक्ष्य औसत होगा तो आप और नीचे गिर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊंचा लक्ष्य बनाएंगे तो भले ही आप 100% न पहुँचे, लेकिन आप औसत से बहुत ऊपर होंगे। अगर आपकी जड़ें मजबूत है तो आपकी शाखाएं अपने आप ही हरी रहेगी। जब आपको पता होगा कि मुझे कहाँ पहुँचना है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, सेट योर गोल हाई एंड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देम। आज ही अपने गोल लिखिए, उन्हें रोज देखिए और पूरे जोश के साथ मेहनत करिए, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। हम आगे बढ़ते हैं हमारी ऑडियो बुक के 9वें अध्याय की ओर। शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्यों ज़रूरी है? अगर अभी 1,00,000 रुपए मिल जाए तो क्या आपको पता है कि उससे कौन सी चीज़ खरीदनी है? यही है शॉर्ट टर्म गोल। आपको पता है कि घर में किस चीज़ की कमी है, कौन सी ज़रूरतें पहले पूरी करनी चाहिए। यही पहले से हमारे दिमाग में लिस्टेड होता है। शॉर्ट टर्म गोल तय करना बहुत आसान है। कल गांव जाना है, यह भी एक गोल सेटिंग है। 2 दिन बाद इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ाना है, यह भी एक गोल सेटिंग है। बस अपना गोल सेट करो और उसके लिए डेट फिक्स करो। याद रखो, गोल बिना डेट के सिर्फ एक सपना है। अपने सपने को अपनी आंखों के सामने रखो। तो मैं कहता हूँ, आपका जो भी लॉन्ग टर्म गोल हो उसकी फ़ोटो दीवार पर लगाओ, उसे हर दिन देखो, क्योंकि इंसान को भूलने की आदत होती है। बार बार देखने से वह सपना आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मुझे पहली बार गाड़ी लेनी थी तो मैंने गाड़ी का फ़ोटो लिया और दीवार पर चिपका दिया। मेहनत करने से पैसे नहीं आते, वरना तो मजदूर सबसे अमीर होते हैं। पैसे आते हैं टैलेंट और टेक्निक से। जब आप कुछ बड़ा सोचेंगे तो सबसे पहले आपके घर वाले और समाज आपका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ अलग करने जा रहे हैं जो उनकी सोच से भी आगे है। आप बोलेंगे, मुझे 2 साल में 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है। लोग कहेंगे, तू खरीदेगा? लेकिन याद रखो, ये दुनिया तुम्हें तभी मानेंगी जब तुम खुद को साबित करोगे। खुद को खुद से मोटिवेट करो। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए अंदर से मोटिवेशन चाहिए। अगर कोई बाहर से कहे तो वह ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। आपको खुद को यह महसूस कराना होगा कि आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स इम्पैक्ट डेली बिहेवियर, मतलब आपके छोटे छोटे लक्ष्य ही आपकी आदतें और आपका भविष्य तय करता है। आज से ही अपने शॉर्ट टर्म गोल लिखना शुरू करो। उन्हें पूरे करने के लिए डेडलाइन सेट करो और हर दिन एक कदम बढ़ाओ। सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, उन्हें पूरा करो और अपनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 10वें अध्याय की ओर, जो है एटीट्यूड और ईगो। क्या आपको पता है कि सफलता की राह में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? वह होता है एटीट्यूड और ईगो। एटीट्यूड कहता है, मैं यह कर सकता हूँ और मैं यह करूँगा, और ईगो कहता है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। एटीट्यूड हमें आगे बढ़ाता है, हमारी मंजिल तक पहुँचाने का जज्बा देता है। ईगो हमें रोकता है, हमें दूसरों से अलग थलग कर देता है। एटीट्यूड क्या है? यह एक सोच है, एक विश्वास है जो हमारे संकल्प को एक शक से यकीन में बदल देता है। जब भी आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, मैं यह कर सकता हूँ, यह आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड हमें खुद पर भरोसा रखना सिखाता है। लेकिन ईगो हमें यह महसूस कराता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ईगो हमें घमंड से भर देता है, हमें लोगों से दूर कर देता है। आपने लोगों से सुना होगा, अरे उसमें बहुत एटीट्यूड है। वास्तव में यह एटीट्यूड नहीं बल्कि ईगो है। ईगो का असली चेहरा।
ईगो हमारी कमजोरियों को छुपाने का काम करता है। ईगो हमें यह सोचने नहीं देता कि हमसे गलती हुई है। ठीक वैसे ही जैसे शराबी को लगता है कि पूरी दुनिया गलत है, लेकिन वह कभी यह महसूस नहीं करता कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन शराब है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो एटीट्यूड कहता है चलो कुछ नया सीखते हैं, और वही ईगो कहता है यह मेरी गलती नहीं, दुनिया मेरे खिलाफ है। और यही सोच हमें पीछे कर देती है, क्योंकि हम अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं कर पाते, उन्हें सुधारने की कोशिश ही नहीं करते। ईगो को कैसे हराए? आज हर इंसान किसी न किसी ईगो में जी रहा है। किसी को अपनी सफलता का घमंड है, किसी को अपने परिवार की दौलत का, किसी को अपने बिजनेस का, और कुछ तो जात पात के नाम पर ईगो पालते हैं। लेकिन सच यह है, ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो क्या करें? एटीट्यूड एंड ईगो आर टू डिफरेंट थिंग्स। व्हाट यू आर इज योर एटीट्यूड, व्हाट यू आर शोविंग इज योर ईगो। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, लेकिन घमंड मत करो। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि ईगो इज द रियल एनिमी। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 11वें अध्याय की ओर, जो है राइट एटीट्यूड एंड रॉन्ग एटीट्यूड, सही और गलत एटीट्यूड की परिभाषा। आप बिना ईगो रखे हुए भी एक सही एटीट्यूड वाले इंसान बन सकते हैं, लेकिन ईगो हमेशा गलत एटीट्यूड की निशानी होती है। हर ईगो रखने वाले इंसान में एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन हर एटीट्यूड रखने वाले इंसान में ईगो होना ज़रूरी नहीं। एटीट्यूड हमें बताता है कि हम किसी स्थिति को कैसे महसूस करते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि ईगो हमारी सेल्फ इम्पोर्टेंस यानी खुद को सबसे ऊपर समझने की भावना है। एक सही एटीट्यूड वाला इंसान कहेगा कोई भी चुनौती आए मैं हार नहीं मानूंगा। वही एक ईगो वाला इंसान कहेगा मुझे कोई हरा नहीं सकता। ईगो रखने वाले लोग ऐसे जीते हैं जैसे बाकी लोग उनके गुलाम हो। ईगो हमारा दुश्मन क्यों है? ईगो इज द एनिमी। ईगो एक अनहेल्दी बिलीफ है जो हमारे कॉन्फिडेंस को एरोगेंस में बदल देती है। यह हमें शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ रोक देता है। ईगो हमें दूसरों से बेहतर महसूस कराता है, लेकिन असल में हमें कमज़ोर बना देता है। जीवन की 3 अवस्थाएं और ईगो का असर। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में 3 अवस्थाओं से गुजरता है। तो पहली है एस्पायरिंग, दूसरी सक्सीडिंग, तीसरी फेलिंग। एस्पायरिंग स्टेज में ईगो का असर। जब हम कुछ बनने की चाह रखते हैं, तब ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम सही एक्शन लेने की बजाय लोगों को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक करने का फैसला करता है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करता है। असल में वह मेहनत नहीं कर रहा होता है, सिर्फ दिखावा कर रहा होता है। सक्सीडिंग स्टेज में ईगो का असर। अगर कोई व्यक्ति संयोग से सफल हो जाता है तो ईगो उसे ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। वह सीखने की प्रवृत्ति खो देता है और धीरे धीरे उसकी सफलता टिक नहीं पाती। फेल्योर स्टेज में ईगो का असर। ईगो हमें यह स्वीकार ही नहीं करने देता कि हमने गलती की है। एक कंपनी का सीईओ जिसने 300 मिलियन का नुकसान किया, उसे कंपनी ने 2 ऑप्शन दिए। पहला, सीईओ पद छोड़कर सलाहकार बनो, या दूसरा, कंपनी छोड़ दो। लेकिन उसके ईगो ने उसे कोई भी विकल्प नहीं चुनने दिया और उसने कंपनी को और नीचे गिरा दिया। सही एटीट्यूड की ताकत। सही एटीट्यूड वाला इंसान हर मुश्किल को अवसर में बदल सकता है, लेकिन गलत एटीट्यूड वाला इंसान हर अवसर को मुश्किल बना देता है। तो खुद से पूछिए, आपका एटीट्यूड सही है या गलत? आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 12वें अध्याय की ओर, जो है 6 अच्छी आदतें
जो आपके जीवन को बदल सकती है। सेवर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी आदतें होती है। अच्छी आदतें आपकी सोच, आपके काम और आपके भविष्य को आकार देती है। आज हम आपको सेवर्स नाम की एक खास टेक्निक के बारे में बताएंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। तो पहला है एस फॉर साइलेंट, शांत रहना। हर दिन की शुरुआत शांति से करें। मेडिटेशन, योगा, प्रेयर या बस कुछ देर के लिए शांत बैठना, ये सब आपके दिमाग को रिलैक्स करते हैं और आपको एक पॉजिटिव शुरुआत देते हैं। दूसरा, ए फॉर अफर्मेशन, सकारात्मक कथन बोलना। अफर्मेशन का मतलब है खुद से बार बार कोई पॉजिटिव बात करना, जैसे डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है और फिर आप असल जिंदगी में भी वैसे ही बनने लगते हैं। विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं उसे पहले अपने दिमाग में देखिए। इमेजिन करें कि आपने अपना गोल हासिल कर लिया। किसी भी काम को करने से पहले 1 घंटे पहले उसे विजुअलाइज करें। इससे आपका दिमाग पहले से तैयार रहेगा और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। ई फॉर एक्सरसाइज, व्यायाम करना। सिर्फ 1 मिनट की एक्सरसाइज भी आपके एनर्जी लेवल को 10 गुना बढ़ा सकती है। एक्सरसाइज करने से दिमाग में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जिससे आपका मूड अच्छा रहता है और आप पूरे दिन एक्टिव फील करते हैं। आर फॉर रीडिंग, अच्छी किताबें पढ़ना। फेसबुक या व्हाट्सएप की पोस्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ऐसी किताबें पढ़ें जो आपकी सोच को बढ़ाए, आपकी नॉलेज बढ़ाए और आपको स्मार्ट बनाए। रीडिंग आपकी इंटेलिजेंस, लॉजिक और डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाती है। एस फॉर स्क्राइबिंग, यानी लिखना। जो भी आइडिया, थॉट्स या ज़रूरी बातें आपको मिले उन्हें एक डायरी में लिखें। अपने सपने और गोल्स लिखें, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद रहती है और आप उन्हें लेकर ज़्यादा फोकस रहते हैं। अब आपकी बारी। अगर आप इन 6 आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी सोच, आपका दिमाग और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि योर हैबिट्स विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 13वें अध्याय की ओर, जो है रिप्लेस बैड हैबिट्स। आदत बदलो, जीवन बदलो, एक सरल मार्गदर्शन। तो पहला, समझो आदत के पीछे का कारण। हर आदत के पीछे एक कारण होता है। कोई भी आदत अचानक नहीं बनती, बल्कि यह एक पैटर्न के रूप में हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनती है। कहा, कैसे? आदत कब ट्रिगर होती है? कौन सी जगह या लोग इसे बढ़ावा देते हैं? क्यों? हमें उससे क्या इनाम मिलता है? उदाहरण, नाखून चबाना, तनाव कम होता है। फोन स्क्रॉल करना अकेलापन दूर करता है। स्मोकिंग, ब्रेन में केमिकल रिलीज होते हैं जिससे अच्छा महसूस होता है। किसी भी आदत को बदलने से पहले समझो कि उससे आपको कौन सा इनाम मिल रहा है और वह किस ज़रूरत को पूरा कर रही है। आदत को दबाओ मत, रिप्लेस करो। आदत को ज़बरदस्ती दबाने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। हमें अपनी पुरानी आदत को नई और बेहतर आदत से बदलना होगा। कैसे? ट्रिगर वही रहेगा, लेकिन रिस्पॉन्स बदल जाएगी। उदाहरण, भूख लगी है, जो कि एक ट्रिगर है, उसे जंक फूड खाने की जगह हेल्दी स्नैक्स से बदले। तनाव महसूस हो रहा है, जो कि एक ट्रिगर है, उसे हम सिगरेट की जगह गहरी सांस लो या फिर पानी पिए। दोहराओ जब तक आदत पक्की ना हो। कोई भी नई आदत तभी बनती है जब उसे बार बार दोहराया जाए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा,
लेकिन धीरे धीरे यह आपका हिस्सा बन जाएगी। सफल लोगों की आदतें अपनाओ। जो लोग सफल होते हैं उनकी कुछ खास आदतें भी होती है। टीवी देखने और बेकार गॉसिप करने की जगह वे खुद को अपग्रेड करते हैं। किसी भी मौके को नामुमकिन कहने की जगह वे कोशिश करने में यकीन रखते हैं। बुरी संगत से बचने की जगह वे सही लोगों के साथ रहते हैं। आलोचना करने की जगह वे खुद को बेहतर बनाने में समय लगाते हैं, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कुछ भी आज आपके पास है, पैसा, सफलता, जीवन शैली, सब आपकी आदतों का नतीजा है। अगर आप अपनी आदतों को नहीं बदलते तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। सफल आदतें अपनाओ, सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। हाउ टू क्विट बैड हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ काम बिना सोचे समझे क्यों करते हैं? जैसे बिना किसी कोशिश के फोन उठाकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, या बिना सोचे समझे ऑफिस या कॉलेज पहुंच जाते हैं। दरअसल ये सब हमारी हैबिट्स यानी आदतें हैं। और आदतें बनती कैसे हैं? अभी हम कोई नया काम करते हैं, हमारा कॉन्शियस ब्रेन सोच समझकर उसे करता है, लेकिन जब हम उसे बार बार दोहराते हैं तो यह काम हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है। फिर बिना किसी मेहनत के, बिना सोचे समझे वही काम करने लगते हैं। यही कारण है कि अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती है, जबकि बुरी आदतें हमें रोक देती है। द हैबिट लूप, हमारी आदतों का चक्र। हर आदत 3 स्टेप में बनती है। तो पहली स्टेप है ट्रिगर, यानी वो चीज़ जो किसी आदत को शुरू करने का कारण बनती है। जैसे दोस्तों के साथ बैठना और अचानक तंबाकू खाने का मन करना। दूसरा रूटीन, जब हम उस आदत को फॉलो करते हैं, यानी तंबाकू निकालना, खाना और बातचीत करना। तीसरा रिवॉर्ड, जब हमारा दिमाग इस आदत से मिलने वाले आनंद को पहचान लेता है, यानी तंबाकू खाने से मिल रही ताजगी या सुकून। और जैसे जैसे ये चक्र दोहराया जाता है, आदत मजबूत होती है। बुरी आदतें छोड़ी कैसे जाए? तो पहला ट्रिगर को पहचानें। क्या समय, जगह या लोग आपकी बुरी आदत को बढ़ावा देते हैं? दूसरा, बुरी आदत की जगह अच्छी आदत डालें, नए इनाम खोजें। शरीर को धीरे धीरे ये सिखाए कि बिना बुरी आदत के भी अच्छा महसूस किया जा सकता है। चौथा, छोटे छोटे बदलाव लाए, धैर्य रखें। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन लगातार सही कदम उठाने से बदलाव जरूर आता है। अध्याय 15, डोंट वॉच टीवी। टीवी देखना बंद करें और सक्सेस अपनाएं। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग टीवी नहीं देखते? टीवी केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को एवरेज तरीके से जीना चाहते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो ये आदत अभी छोड़नी होगी। सेगमेंट 1, टीवी एक झूठ का डिब्बा। टेलीविज़न नहीं, यह एक टेल लाइ विजन है। टीवी आपको वह दिखाता है जो वह आपको दिखाना चाहता है, न कि जो सच में ज़रूरी है। सोचिए, भारत के टीवी शो में क्या दिखाया जाता है? सास बहू के झगड़े, अनगिनत अफेयर्स, नकली इमोशनल ड्रामा। क्या यह आपके जीवन में कोई वैल्यू जोड़ता है? अब कंपेयर कीजिए भारतीय और विदेशी सिनेमा। वहाँ पर इंस्पिरेशन है, यह सिर्फ मैनिपुलेशन है। सेगमेंट 2, टीवी देखने से क्या नुकसान होता है? तो पहला, आपका माइंड मैनिपुलेट होता है। आपको वही दिखाया जाता है जो टीआरपी लाता है, सच नहीं। आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आपकी ज़िंदगी अधूरी है। आपको ऐसे मुद्दों में उलझा दिया जाता है जिनका कोई असली महत्व नहीं। दूसरा, आपका टाइम वेस्ट होता है। एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी के हज़ारों घंटे टीवी देखने में गवा देता है। सोचिए, अगर यही वक्त किताबें पढ़ने, कुछ नया सीखने या अपने स्किल सुधारने में लगाया जाए तो। तीसरा, आपकी सोच पर असर पड़ता है। जो आप देखेंगे वैसा ही सोचेंगे। सेगमेंट 3, क्या करना चाहिए?
अब सवाल उठता है, टीवी छोड़े तो करे क्या? तो पहला, बायोग्राफी पढ़े, सक्सेसफुल लोगों की लाइफ से सीखें। अगर वे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? यूट्यूब को सही तरीके से इस्तेमाल करें, इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो देखें, डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज पर ध्यान दें। तीसरा, किताबों का नशा लगाएं, टीवी देखने की लत छोड़े और किताबों को अपनाएं। बायोग्राफी, सेल्फ हेल्प और हिस्ट्री से खुद को समृद्ध करें। याद रखिए, टीवी आपको वही दिखाएगा जो उसे फायदेमंद लगेगा, लेकिन यूट्यूब और किताबें आपको वही देंगी जो आपके भविष्य को बेहतर बनाएगा। अध्याय 16, डिसीजन मेकिंग पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, क्रिकेटर हो, एक्टर हो या कोई भी लीडर, आखिर उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है डिसीजन मेकिंग पावर। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, क्योंकि आइडिया किसी के बाप की जागीर नहीं होते। लेकिन दोस्तों, जल्दी डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी में लिया जाए। सही फैसला वही है जो सोच समझ कर लिया जाए। अब जानते हैं CAT टेक्निक के बारे में, जो किसी भी बड़े फैसले को आसान बना सकती है। C फॉर कमिटमेंट। जब कोई वादा करते हैं, खुद से हो या किसी और से, तो उसे निभाने का जज्बा होना चाहिए। एनालिसिस। कोई भी जज सिर्फ एक पक्ष को सुनकर फैसला नहीं करता, वो दोनों पक्ष सुनता है, स्टडी करता है, फिर फैसला लेता है। तो जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, दिमाग में घूमने के बजाय उसे कागज पर लिखो, हर एंगल से सोचो, फायदे और नुकसान सब देखो। फॉर थॉटफुल डिसीजन। सही डिसीजन मेकर वही होता है जो सबकी सुनता है, खुद सोचता है और फिर सही फैसला लेता है। एकावे जनाचे पण करावे मनाचे। सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो सही हो। एक पल जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन एक पल का फैसला जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 17, ए टाइप 1 डिसीजन। इतिहास संयोग से नहीं बल्कि हमारे निर्णयों से लिखा जाता है। फ्री में सफलता नहीं मिलती, यह सही निर्णय लेने का नतीजा होती है। अगर आप खुद फैसला नहीं लेते तो कोई और आपके लिए निर्णय लेगा। पहला, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। जब आप बहुत खुश या फिर बहुत दुखी हो तब निर्णय लेने से बचें। संतुलित दिमाग से लिया गया निर्णय सबसे सही होता है। दूसरा, क्रोध और लगाव में आकर फैसला मत लो। क्या मैं यह निर्णय सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरा अपना है? तीसरा, केवल नतीजे पर ध्यान मत दो, कर्म पर फोकस करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चौथा, आस्था और विश्वास के बिना लिया गया निर्णय बेकार है। यथार्थवादी बनो, खुद पर भरोसा रखो। पांचवा, समाज के हित को ध्यान में रखकर निर्णय लो। जो समाज के लिए अच्छा है वही आपके लिए भी अच्छा है। छठवा, सही मार्गदर्शन से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। टाइप 2 असली मर्द। दुनिया से पूछा गया, मर्द कौन? क्या मर्द होने का मतलब सिर्फ पुरुष होना है? नहीं, मर्दानगी का रिश्ता जेंडर से नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता से है। सोनिया गांधी, किरण बेदी ये असली मर्द है। मर्द वह है जो अपने फैसले खुद लेता है, मुश्किलों से नहीं डरता। जीवन विरोधों से भरा है, रात और दिन, जन्म और मृत्यु, प्रेम और घृणा। अगर दिन न हो तो रात की क्या वैल्यू? ऐसे ही बिना संघर्ष के सफलता का वैल्यू नहीं होता। सफल व्यक्ति वह है जो मुश्किल हालातों से नहीं डरता बल्कि उनका सामना करता है। असली मर्द अच्छी परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। अपमान सहने की हिम्मत रखता है, अपमान सहने की हिम्मत रखता है, खुद पर हंस सकता है। टाइप 3 सही निर्णय लेने की कला। रतन टाटा ने कहा था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता बल्कि निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। कैसे ले सही निर्णय? तो पहला, खुद की जिंदगी खुद जियो। दूसरे क्या सोचते हैं इस पर ध्यान मत दो।
दूसरा, मन और बुद्धि का तालमेल बनाओ। अगर दिल और दिमाग दोनों किसी चीज़ के लिए हाँ कह रहे हैं तो वही करो। तीसरा, धीरे धीरे बदलाव करो, अपने फैसले पर डटे रहो। अगर दो ऑप्शन में फंसे हो तो सोचो कि 10 साल बाद कौन सा ऑप्शन तुम्हें कहाँ ले जाएगा। चौथा, सबसे बुरा क्या हो सकता है यह सोचो। जब तक सबसे बुरा स्वीकार करने की हिम्मत है आगे बढ़ो। पांचवा, मेहनत में मत, जुनून में भरोसा रखो। अगर आप किसी काम को करते वक्त थक जाते हैं तो शायद वह आपका पैशन नहीं है। टाइप 4, निर्णय और तुलना। हर इंसान की आदत होती है अपनी चीज़ों की तुलना दूसरों से करने की। गाड़ी बड़ी या छोटी, नंबर अच्छे या बुरे, तुलना से लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। एक सिंपल टेस्ट करो। अगर तुम्हारे पास 10 रुपये है और तुम किसी ज़रूरतमंद को दान देते हो तो ये तुम्हारे लिए कितने मायने रखता है। अब वही 10 रुपये किसी अमीर के लिए क्या मायने रखते हैं। परिणाम सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सही निर्णय लेने के लिए अपनी स्थिति और ज़रूरत को समझो। टाइप 5, समय प्रबंधन और निर्णय। काम को पूरा करने के लिए समय तय करना ज़रूरी है। जो लोग खुद अपनी डेडलाइन तय करते हैं वे अक्सर असफल होते हैं। जिनकी डेडलाइन कोई और तय करता है वे बेहतर परिणाम देते हैं। पार्किंसंस लॉ, काम उतना ही समय लेता है जितना उसे दिया जाता है। इसीलिए हर काम के लिए समय सीमा तय करो। देर करने की आदत छोड़ो। अपनी सफलता के लिए खुद जिम्मेदार बनो। तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही अपनी किस्मत बदल सकते हो। अध्याय 18, डिसीजन मेकिंग स्किल। फैसला लेना आसान होता है जब सही और गलत में चुनना हो, पर जब दोनों तरफ सही हो या फिर दोनों तरफ गलत हो, या जब सही और ज़्यादा सही के बीच चुनाव करना पड़े, तब फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। हमारा दिमाग हमेशा हमें वही चुनने को कहता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद लगे। लेकिन असली सवाल ये है, फ़ायदे की परिभाषा क्या है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं जो खुशी दे वो सही, पर क्या वाकई ऐसा है? अगर खुशी ही सही और गलत का पैमाना होता तो शराब पीने वाले हमेशा खुश रहता, धूम्रपान करने वाला संतुष्ट रहता, वैश्यावृत्ति में लोग सुखी होते। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। इसीलिए फैसला लेने का पैमाना खुशी नहीं होना चाहिए बल्कि आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके लक्ष्य में मदद कर रही है तो उसे स्वीकार करें। अगर वो आपको लक्ष्य से दूर कर रही है तो उसे ठुकरा दे। फैसले भावनाओं पर नहीं, विजन पर होने चाहिए। भावना रखना सही है, पर भावनात्मक होकर फैसला लेना खतरनाक है। संवेदनशील होना अच्छा है, पर अति भावुक होना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपका कोई स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं है तो फैसले का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल खेलना बेकार है, वैसे ही बिना लक्ष्य के सही फैसले लेना नामुमकिन है। इसलिए समस्या आपके फैसले लेने की नहीं है, समस्या आपके लक्ष्य तय करने की है। पहले लक्ष्य तय करो, फिर फैसला लेना आसान हो जाएगा। अध्याय 19, गोल सेट करना और उसे पूरा करना। 5 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में बड़े लक्ष्य क्यों हासिल कर लेते हैं और कुछ सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज़ का है, वो है एग्जीक्यूशन यानी अमल। सपना देखना आसान है, पर उसे हकीकत में बदलने के लिए स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन चाहिए। तो आज हम सीखेंगे 5 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन जो आपके गोल को सक्सेस में बदल सकते हैं। पहला, लक्ष्य लिखना। द पावर ऑफ राइटिंग गोल्स। सबसे पहले अपने लक्ष्य को लिखो। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल, रिलेशनशिप गोल, स्पिरिचुअल गोल, फिजिकल गोल। जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखें और दिन में 2 बार पढ़ें। जब ब्रश करें,
जब सोने जाएं। आपका गोल हर उस जगह दिखना चाहिए जहां पर आप रोज समय बिताते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि 84% लोग कभी गोल सेट ही नहीं करते। 13% लोग गोल सेट करते हैं लेकिन लिखते नहीं। सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो गोल लिखते हैं और पूरा करने का प्लान भी बनाते हैं। 10 साल बाद वही 3% लोग 97% बाकी लोगों से 10 गुना ज्यादा सफलता पा चुके थे। दूसरा, सही रणनीति बनाना। स्ट्रैटेजी टू अचीव गोल्स। सिर्फ लक्ष्य सेट करना काफी नहीं है, उसे पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, प्रायोरिटी। तो पहला, गोल समयबद्ध, साफ और मायने योग्य होना चाहिए। टारगेट, छोटे छोटे टारगेट जो गोल की ओर बढ़ाए। तीसरा, प्लानिंग, एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं, सही रास्ता चुनें। फोर्थ, प्रायोरिटी, क्या ज्यादा जरूरी है ये तय करें। तीसरा, लक्ष्य को प्राथमिकता दें। फोकस ऑन बिग गोल। सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा, प्लान और एग्जीक्यूशन इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल गेट्स कहते हैं, लोग 1 साल में जो कर सकते हैं उसे ज्यादा आंकते हैं, लेकिन 10 साल में जो कर सकते हैं उसे कम आंकते हैं। इसलिए अपना गोल छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो और धैर्य रखो। चौथा, सही लोगों के साथ रहना। सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। आप किन लोगों के साथ रहते हैं ये आपकी सफलता तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सिर्फ बहाने बनाते हैं तो आप भी वैसे बन जाओगे, पर अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो गोल ओरिएंटेड है तो आपकी ग्रोथ तय है। पांचवा, गोल को सिर्फ सपना मत बनाओ, मेक इट रियल। पहला कदम है अदृश्य को दृश्य में बदलने का। कोई भी गोल बिना प्लान के सिर्फ एक ख्वाहिश रह जाती है। सपने को डेडलाइन दो और तभी वो हकीकत बनेगा। अब आप जानते हैं, गोल सेट करना ही काफी नहीं है, उसे पूरा करने की योजना और सही आदतें जरूरी है। तो आज से ही अपना गोल लिखो, उसे पढ़ो और उस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि अगर आज आपने पहला कदम नहीं उठाया तो 10 साल बाद आप वही खड़े होंगे जहां आज है। सपना मत देखो, उसे पूरा करने की प्लानिंग करो। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 20वें अध्याय की ओर। हाउ टू हैंडल सेक्सुअल अटैचमेंट एंड ब्रेकअप्स इन लाइफ। क्या आपको लगता है कि आपका आधा करियर ब्रेकअप और पैचअप के चक्कर में बर्बाद हो रहा है? क्या आप भी उसी दौड़ में फंसे हैं जहां लोग टेम्पररी प्लेजर के लिए अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ को खत्म कर देते हैं? यह सब मन का खेल है। अगर आप हायर टेस्ट डेवलप कर लेंगे तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। आज हम इस अध्याय में सीखेंगे कि कैसे इमोशनली स्ट्रांग बने और अपनी जिंदगी को सही दिशा दें। पहला, टेम्पररी वर्सेस परमानेंट प्लेजर, असली और नकली आनंद। अगर आप एक हाथी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसे फीमेल हाथी की आवाज सुनाई जाती है। मेल हाथी उस आवाज के पीछे पागल होकर दौड़ता है और आखिर में इसी गड्ढे में गिरकर बर्बाद हो जाता है। क्या आप भी यही कर रहे हैं? क्या आपका मन भी इन्हीं टेम्पररी प्लेजर में उलझा हुआ है? शरीर के स्तर का आनंद टेम्पररी होता है। शराब, सेक्स, स्मोकिंग, ये सब कुछ घंटों के लिए सुख देते हैं, फिर दोबारा उसकी तलाश शुरू होती है। ठीक वैसे ही जैसे नशे का आदी इंसान बार बार नशा करता है। अब सोचो, अगर आपकी घड़ी खो गई और बाद में मिल गई तो क्या आप उसे बार बार खोने की कोशिश करेंगे? नहीं ना। फिर टेम्पररी प्लेजर के पीछे भागना क्यों? ऊपर उठो, हायर टेस्ट को डेवलप करो, लोअर टेस्ट को डिस्कार्ड करो। दूसरा, आपका टाइम, एनर्जी और मनी कहा जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट घंटों सोशल मीडिया पर बैठते रहते हैं, लड़कियों की प्रोफाइल देखते हैं, उनके स्टेटस पर रिएक्ट करते हैं, उनके डीएम का इंतजार करते हैं। पर सोचो, क्या इससे कुछ हासिल हुआ? टाइम, एनर्जी और मनी इन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो। अगर उतना ही अपनी स्किल बिल्डिंग और करियर में लगाते तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अगर आप गर्ल स्टेटमेंट के पीछे भागते रहोगे
तो ना गर्ल मिलेगी ना गोल मिलेगा, इसलिए गोल स्टेटमेंट को अपनाओ। तीसरा, हायर टेस्ट वर्सेस लोअर टेस्ट। अगर आनंद चाहिए तो नीचे के स्तरों से ऊपर उठना सीखो। तो पहला स्तर है बॉडी लेवल, दूसरा माइंड लेवल, तीसरा इंटेलेक्चुअल लेवल, चौथा स्पिरिचुअल लेवल। जिसने स्पिरिचुअल लेवल को छू लिया वो छोटे छोटे भौतिक सुखों के चक्कर में भटकता ही नहीं है। जो लोग सिर्फ शारीरिक स्तर पर जीते हैं वो पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपकी सोच बस शरीर तक सीमित रह गई है तो इंसान और जानवर में फर्क ही क्या रहा। चौथा, हार्मोन वर्सेस इंटेलिजेंस। कौन किसे कंट्रोल कर रहा है। जब आपके हार्मोन्स हावी होते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस हाईजैक हो जाती है। आज दुनिया में 90% एनर्जी सिर्फ दो चीज़ों में वेस्ट हो रही है। पहली, सेक्स को चेस करने में, दूसरी सेक्स से बचने में। माइंड रिप्लेसमेंट, माइंड को गर्ल स्टेटमेंट से गोल स्टेटमेंट पर लाना। अगर कोई बार बार कहे मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, तो समझ लो वो बस उसी के बारे में सोच रहा है। ये ना करने से कुछ नहीं होगा। माइंड को रिप्लेस करना होगा। जहाँ गर्ल स्टेटमेंट था वहाँ गोल स्टेटमेंट रखो। जिस दिन माइंड को सही दिशा में बहा दिया उस दिन आपकी एनर्जी का फ्लो एक ही दिशा में होगा, जो सफलता की तरफ। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 21वें अध्याय की ओर, हाउ टू कनेक्ट पीपल। अगर आपको किसी आदमी को जोड़ना है तो पहले उसे कनेक्ट करो, फिर करेक्ट करो। यही सबसे बड़ी गलती होती है जब हम बिना कनेक्ट किए ही करेक्ट करने लगते हैं। इसलिए अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले कनेक्ट होइए, फिर करेक्ट कीजिए। कैसे कनेक्ट करें? सुबह किसी से मिले तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो कहने का मौका मत छोड़िए। सच्ची तारीफ करने का मौका मिले तो जरूर करिए। किसी के दुख में साथ खड़े हुइए, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। किसी की बिना स्वार्थ मदद कीजिए तो वो आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। आज से compete करना छोड़िए और कनेक्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप लोगों से जुड़ेंगे तो दुनिया अपने आप आपके साथ जुड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 22वें अध्याय की ओर, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो तुम करना चाहते हो उसे पहले देखना सीखो। यह जो होटल है जहाँ तुम बैठे हो कभी खाली जगह थी। किसी ने देखा होगा, विजुअलाइज किया होगा कि एक दिन यहाँ एक शानदार होटल होगा, और फिर वो सपना हकीकत में बदल गया। हम इस माइक से बोल रहे हैं, और सोचो जब माइक नहीं था किसी ने विजुअलाइज किया होगा कि लोग अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचा पाए, और आज माइक हमारे सामने है। जब प्लेन नहीं था किसी ने विजुअलाइज किया होगा कि इंसान हवा में उड़ सके, और आज प्लेन हर रोज़ हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। असल में कोई चीज़ तब तक नहीं होती जब तक तुम उसे अपने मन में नहीं देख लेते। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा विजुअलाइज कर सकते हो? अगर नहीं तो सच मानो तुम कभी बड़ा नहीं कर सकते। एक काम करो, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं उन्हें लिखो, 10 या 12 गोल्स, फिर उनमें से 2 या 3 फाइनल करो। अब इन फाइनल गोल्स को हासिल करने के लिए 5 ऐसे कदम लिखो जो कोई सोच भी नहीं सकता। याद रखो, कोई भी नया मकान बनता है तो मालिक उसे पहले अपने दिमाग में देखता है, पर उसे पूरा करने के लिए वह आर्किटेक्ट को बुलाता है, हर छोटी बड़ी बातों पर चर्चा करता है। वैसे ही जब गोल तय हो जाता है तो उसके डिटेलिंग में जाना ज़रूरी होता है। अब खुद को एक आदत डालो, कुछ ऐसा करो जो कोई और न कर सके। क्यों? क्योंकि हम खास लोग हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स आसान होते हैं, इसलिए 20 लिख लो, क्योंकि छोटे छोटे गोल्स पूरा करने से बड़े गोल्स को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुम दिमाग से पूछो, दिल्ली जाना है कैसे जाए? वो रास्ता बता देगा। इंग्लिश सीखनी है कैसे सीखे? दिमाग तरीका निकाल देगा। 20,000 रुपये कमाने हैं कैसे कमाएं? दिमाग प्लान बना देगा। लेकिन अगर तुम दिमाग से पूछो आत्महत्या कैसे करनी है, तो यह भी दिमाग तुम्हें रास्ता बता देगा।
यही फर्क है। तुम जो भी दिमाग से पूछोगे वह उसका रास्ता जरूर निकालेगा। यही माइंड स्टॉर्मिंग कहलाता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी बिलो द नेक जीते हैं। मैं कहता हूँ अबाउ द नेक सोचो, क्योंकि नीचे सोचा तो तकलीफ होगी, ऊपर सोचा तो फायदा होगा। दोस्तों, ट्रेन से या फिर प्लेन से अगर किसी गांव जाना हो तो डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, वरना तुम भटक जाओगे। जिंदगी भी एक सफर है। अगर तुम्हें अपने डेस्टिनेशन का पता नहीं तो तुम भी भटक जाओगे। विजुअलाइज योर फ्यूचर, यू कैन हैव एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 23वें अध्याय की ओर। नेशन इज फर्स्ट। भारत एक लोकतांत्रिक देश, लोकशाही यानी लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। इनिशियली एंड फाइनली पीपल आर एवरीथिंग। लेकिन क्या जनता को पता है कि देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या उसे ऐसा होना चाहिए? भारत एक युवा देश, 65% आबादी 29 साल से कम उम्र की है और हमारे देश के 4 मजबूत स्तंभ हैं। तो पहला, न्यायपालिका जुडिशरी, जो न्याय का पहरेदार है। दूसरा, कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेशन, जो देश का संचालन करती है। तीसरा, विधायिका गवर्नमेंट, जो नीतियाँ बनती है। जो नीतियाँ बनाती है। चौथा, प्रचार माध्यम मीडिया, जो सच और सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाती है। सबसे पहले हमें इस भावना को अपने भीतर जगाना होगा कि मेरा राष्ट्र पहले है। जैसे हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपनी मातृभूमि की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यह वही धरती है जो हमें अन्न देती है, हवा जो हमें सांस देती है, पानी जो हमारी प्यास बुझाता है और पेड़ जो हमें छांव देते हैं। यह धरती, यह मिट्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हवा का झोंका आता है, सबको समान रूप से मिलता है। बारिश गिरती है, हर किसी को उसका हक मिलता है। पेड़ फल देते हैं, वो धर्म जाति नहीं देखते। तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि यह देश हम सबका है? जिस मिट्टी में जन्मे हैं, जिसने हमें पहचान दी है, उसके प्रति हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है। देश को चलाने के लिए संविधान होता है। अब समय आ गया है कि देश और इसके नागरिकों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने राष्ट्र की भी देखभाल करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं ऑडियो बुक के 24वें अध्याय की ओर। वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता सिर्फ एक बोलने वाला व्यक्ति नहीं होता। वक्ता वह होता है जो शब्दों से विचारों को आकार देता है, जो बोलता ही नहीं है बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग पर छाप छोड़ देता है। लेकिन एक अच्छा वक्ता कैसा होता है? तो पहला नियम है, जिस विषय पर बोल रहे हैं उस पर 100% विश्वास होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर सामाजिक आस्था होनी चाहिए, यानी समाज और लोगों के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा, उसे प्रेक्षकों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। कौन सुन रहा है, क्यों सुन रहा है। एक बेहतरीन वक्ता अपने विषय को 4 हिस्सों में विभाजित करता है। पहला, बैकग्राउंड, विषय की जड़ें क्या है। रिलेवेंस, आज के समय में यह कितना महत्वपूर्ण है। फ्यूचर इम्पैक्ट, इसका आने वाले समय में क्या असर होगा। कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन, क्या समाधान हो सकता है। लेकिन सिर्फ विषय को समझना काफी नहीं, सोच में परिपक्वता भी होनी चाहिए। वक्ता को चाहिए कि वह विषय पर एकाग्र रहे और तर्कसंगत विचार रखे। शब्दों का चयन सही करे, क्योंकि शब्दों की ताकत ही वक्ता की पहचान होती है। कभी भी निराशवादी भाव न लाए, बल्कि श्रोताओं को प्रेरित करे। शब्दों का उच्चारण स्पष्ट हो ताकि हर शब्द श्रोता तक सही पहुंचे। विचारों की अभिव्यक्ति और देह भाषा में तालमेल हो ताकि सुनने वालों को महसूस हो कि एक जिंदा और जागरूक व्यक्ति बोल रहा है। एक अच्छा वक्ता हमेशा तर्कसंगत और सैद्धांतिक सोच रखता है।
वह विषय को भावनात्मक नहीं बल्कि तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत करता है। हमेशा मकसद स्पष्ट रखना चाहिए। वह किस उद्देश्य से बोल रहा है, उसे किसी दबाव या प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वक्ता में आलोचनात्मक सोच होनी चाहिए। वह अपने ही विचारों का मूल्यांकन कर सके। अगर आप भी बेहतरीन वक्ता बनना चाहते हैं तो आज ही कदम बढ़ाएं।